नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने छठे चरण की तरफ बढ़ रहा है। तमाम सियासी पार्टियां जीत की जुगत में जुटी हैं और सातवें चरण के प्रचार प्रसार में जुटी हैं। बात छठे चरण की करें तो इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर गुरुवार को मतदान होना है और इस फेज में पूर्वांचल के अंबेडकर नगर से गोरखपुर तक 276 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। पूर्वांचल का यह पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव और प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। गठबंधन और बसपा ने छठे चरण में जातियों का ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा है जिसके चलते बीजेपी और सीएम योगी के लिए राजनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के छठे चरण में जिन 10 जिलों में मतदान है उनमें अंबेडकर नगर में 5, बलरामपुर की 4, सिद्धार्थनगर की 5, बस्ती की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, गोरखपुर की 9, कुशीनगर की 7, देवरिया की 7 और बलिया की 7 सीटें शामिल हैं। अंबेडकर नगर और बलिया को छोड़कर इस चरण के बाकी जिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी प्रभाव वाले माने जाते हैं। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर सहित जिन 10 जिलों की 57 सीटों पर गुरुवार को मतदान है उन पर 2017 के चुनाव नतीजे चौंकाने वाले थे। 2017 में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी, जबकि बसपा ने 5, सपा ने 2 और कांग्रेस महज 1 सीट पर सिमट गई थी। वहीं सुभाषपा, अपना दल और निर्दलीय के हिस्से में एक सीट आई थी। बीजेपी ने जिन 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी उसमें अंबेडकर नगर की 2, बलरामपुर की 4, बस्ती से 5, गोरखपुर से 8, कुशीनगर से 5, देवरिया से 6, बलिया से 5 सीट जीती थी। वहीं सपा ने जिन 2 सीटों पर जीत हासिल की थी उसमें देवरिया की 1 और बलिया की 1 सीट थी। बसपा को जिन 5 सीटों पर जीत मिली उनमें अंबेडकर नगर की 3, गोरखपुर और बलिया से 1-1 सीट और सुभाषपा ने कुशीनगर से 1 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि अपना दल एस ने सिद्धार्थनगर की 1 सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू कुशीनगर से जीते थे और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं और बातचीत करेंगे कि आखिर छठे चरण में क्या कुछ होने वाला है। बीजेपी से हमारे साथ गौरव माहेश्वरी हैं, बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। और हमारे साथ कांग्रेस से हम्माम वाहिद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हम्माम वाहिद, छठे चरण की जिन 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कल वोटिंग होनी है, उनमें से मात्र 1 सीट 2017 में आपको मिली थी। इस बार स्थिति सुधरने की उम्मीद है या और ज्यादा खराब हो जाएगी? बिल्कुल, ये जो छठे चरण का चुनाव है और खासतौर से पूर्वांचल का क्षेत्र है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कोई विकास नहीं किया। एक भी इंडस्ट्री लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। युवाओं के रोजगार के लिए भी सरकार ने नहीं। पूर्वांचल में सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के रोजगार के लिए। और जो पूर्वांचल का मजदूर तबका था, जो युवा थे, वो बाहरी प्रदेशों में जॉब करते थे। कोरोना काल में जब वो अपने प्रदेश से वापस लौट के आए तो यहाँ की सरकार ने आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया था कि हम उन्हें यही काम देंगे। लेकिन भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र को पूरी तरीके से और यहाँ के लोगों को नकारा और उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। तो युवाओं में आक्रोश सबसे बड़ा है, वो सरकार को बेदखल करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी जो कि 20 लाख रोजगार देने की प्रतिज्ञा हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने की है, जो भर्ती विधान हमने जारी किया है कि किस तरीके से 12 लाख सरकारी नौकरी की वैकेंसी खाली रही और सरकार लगातार पेपर लीक कराती रही। 1, 2 नहीं 17 पेपर इस सरकार में लीक हो गए। जो युवाओं के भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। आज उस सरकार को उत्तर प्रदेश का युवा और खासतौर से पूर्वांचल का युवा माफ करने वाला नहीं है। आज उसके चलिए ठीक है, ये सारी कमियां जो आप गिना रहे हैं बीजेपी सरकार की मान लेते हैं, लेकिन जो नाराज हैं बीजेपी से वो आपको वोट करेंगे या अन्य दलों को वोट करेंगे, ये बताइए। मेरा सवाल ये था कि आपकी स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। हमारे अध्यक्ष जी का भी चुनाव है,
बहुत बड़े मत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हर तरफ जहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं, क्योंकि जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जब और पार्टियां ट्विटर का सहारा लिया, बहनों का सहारा लिया और पार्टियों के कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की युवा विरोधी और कुशासन वाली सरकार के खिलाफ लड़ने से डर रहे थे, घर में डूबते हुए, तो उस वक्त केवल कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में था और आज उसी का फायदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं। चलिए ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। गौरव माहेश्वरी, पिछली बार इन 57 सीटों में से 46 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार क्या लग रहा है? हम्माम वाहिद तो कह रहे हैं जनता नाराज है, युवा नाराज है, अगर नाराजगी है तो ये आंकड़े फिर कम हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक नई सरकार आती है और लगातार अगले 2-3 साल उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, मैं कहता हूँ संपूर्ण देश में जो छोटे छोटे बदलाव थे, चाहे महिलाओं के लिए शौचालय उपलब्ध कराने का काम हो, चाहे सिलेंडर देने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम हो, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। 2017 में उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी को आगे करके मुख्यमंत्री बनाया और अनवरत काम करते हुए 2019 में उसी जनता ने दोबारा मौका देके माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा देश में सरकार बनाने का मौका दिया। आज मैं आपको बताता हूं कि पूर्वांचल की अगर आप बात करते हैं, सरयू नहर योजना जैसा प्रोजेक्ट जो कि कई दशकों से लंबित था, आज उसको आगे बढ़ाने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक एक्सप्रेसवे बनाकर अखिलेश यादव जी पूरा ढोल पीट रहे थे उत्तर प्रदेश में, आज पूरे उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे बनाकर उसको कनेक्टिविटी देने का काम उत्तर प्रदेश को आज इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और तो और आज गोरखपुर के अंदर एम्स लाने का काम यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और तो और जो सालों से फर्टिलाइजर कारखाना बंद पड़ा था, आज उसको एक नई उम्मीद देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर आके उसका उद्घाटन करके उसको सुचारू रूप से काम करने का चालू करने का काम किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पूर्वांचल की समस्याएं थी, जिसपे आज तक कोई भी सरकार बनती थी, झूठे वादे करती थी, काम नहीं करती थी, आज उस पूर्वांचल की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यही पूर्वांचल माफियाओं के नाम से जाना जाता था, यही पूर्वांचल उन दहशतगर्दियों के नाम से जाना जाता था जिनके मुकदमे अखिलेश यादव जी वापस लेते हैं, जिन आतंकवादियों के मुकदमे अखिलेश यादव जी वापस लेते हैं। तो आज उस उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सूरत बदल रही है, उस उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां पे इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में अगर आप देखिए तो पहली बार ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश में हम इन्वेस्टर समिट यहाँ पे आयोजन कराते हैं। तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा और सूरत बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। जितनी पार्टियां वो कभी नहीं कहेंगी कि वो हार रही है, वो तो दावे करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। पर फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से भी ज्यादा अपना रिकॉर्ड तोड़ देगी और जो आंधी थी इस बार वो तूफान में बदलने वाली है। तूफान में बदलने वाली है। लेकिन हम्माम वाहिद तो कह रहे हैं कि जो वादे किए थे, जो युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो तो कुछ भी नहीं है धरातल पर। हम्माम वाहिद जी के साथ समस्या, हम्माम वाहिद जी के साथ, अरे मेरे से सवाल पूछा है तो मेरे को जवाब देने दीजिए। हम्माम वाहिद जी के साथ समस्या ये है कि अब चूंकि पार्टी के प्रवक्ता है, आपने पैनल पर ज्वाइन कराया, जवाब तो देने ही, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि राजस्थान के बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ पर आकर क्यों प्रदर्शन करते हैं। और जब एक बेरोजगार लड़की जहां पर इनकी प्रदेश में सरकार है, पंजाब में, जब वो प्रदर्शन करती है तो पुलिस उसके मुंह पर कपड़ा ठूसकर क्यों बाल खींचते हुए ले जाती है। आज वही कांग्रेस पार्टी जब उत्तर प्रदेश में कोरोना आता है और माननीय मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगले दिन से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में लग जाते हैं, तो फर्जी स्कूटर के नंबरों की बस लेकर प्रियंका गांधी जी बॉर्डर पे आ जाती है। इनको जरा भी शर्म नहीं आई कि जिस प्रदेशों में इनकी सरकार, आ रहा हूं हम्माम वाहिद, जवाब लूंगा, बात पूरी हो जाने दीजिए। जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है वहां पे उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों को लाकर इन लोगों ने बॉर्डर पे छोड़ दिया। जिन उत्तर, हम्माम वाहिद बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं। देखिए बस चलाने की नहीं हम्माम भाई, जिस उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप लोग ने लात मारकर बॉर्डर पे छोड़ दिया, इससे बेहतर उनके खाने की, रहने की व्यवस्था वहां पे करा ली गई होती। तो आज कम से कम ये गंदी राजनीति तो ना होती। जिस कोरोना से पूरा
देश जूझ रहा था, आपने उस कोरोना में राजनीति करने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश ने पूरी देश की जनता ने देखा है, पूरी ठीक है, ठीक है। अरे भाई, आप लोग तो जंगल सफारी और विदेश में आराम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहाँ घर में घुसी रहती है, 5 साल काम करती रही। आप लोग तो जंगल, आपके नेता जंगल सफारी और बैंकॉक में आराम फरमाते हैं। जनता आगे आ चुकी है आपसे। अरे आपके पार्टी के नेता विदेश में आराम करते हैं। देखिए, आपके चुनाव में जनता आपको सत्ता से भी खदेड़ के दम लेगी। अरे एक सीट आई है, एक अच्छा ये बता दीजिए खाली इतना, भाई आप खाली एक बात बस इतना बता दीजिए, कितनी सीटें पूर्वांचल में लेके आ रहे हैं, और फिर 10 तारीख पे दोबारा जब FM न्यूज चैनल पर डिबेट होगी हम लोग आमना सामना करेंगे। महोदय, कांग्रेस पार्टी अहंकार की बात नहीं करती है। अब अहंकार छोड़ दीजिए, आप सीट बता दीजिए कितनी ला रहे हैं। हम उसे स्वीकारेंगे। हाँ देखिए, पहले से हार स्वीकारते हैं आप। अच्छा चलिए, हम्माम वाहिद, गौरव महेश्वरी एक बड़ा सवाल और बड़े आंकड़े की बात कर रहे हैं। हम्माम वाहिद सुन लीजिए, गौरव महेश्वरी तो एक बड़े आंकड़े की बात कर रहे हैं कि कितनी सीटें आ रही हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल, पहले से ही हार मान ली, हम्माम वाहिद, हम उसको स्वीकार करते हैं। हम्माम वाहिद पहले से ही स्वीकार कर लिया कि जनता जो जनादेश देगी उसको हम स्वीकार। हम्माम वाहिद, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में अपनी सीटें बचा पा रही है, वहां पर वापसी कर पा रही है, या राहुल गांधी की तरह इस बार भी वहां की जनता दरकिरार कर देगी आपको? कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक लड़ाई है, सत्ता के लिए नहीं लड़ती। विधायक MP बनाना मकसद नहीं होता है, जनता की सेवा, स्वाभिमान, ये कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य तो जनता की सेवा करनी थी तो राहुल गांधी वायनाड क्यों पहुंच गए अमेठी छोड़कर? जब जीतेंगे नहीं तो सेवा कहां से करेंगे भाई? हम्माम वाहिद, अगर सेवा ही करनी थी तो अमेठी में करते राहुल गांधी, वायनाड क्यों चले गए? हमारे दो की सरकार ये नहीं है मोदी जी की तरीके से, जो देश की संपत्ति जिसे कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था उसे देश। अरे भाई, हम दो हमारे दो तो आपकी पार्टी पर लागू होता है। एक भाई बहन मिलकर पूरी पार्टी चला रहे हैं, एक भाई बहन मिलकर पूरी पार्टी चला रहे हैं। अच्छा, आपकी कितनी सीटें आ जाएंगी ये बता दीजिए, पूर्वांचल में कितनी सीटें आपको लगता है आ जाएंगी? उत्तर प्रदेश का रोजगार, किसान और नफरत भी और राजनीति और जो किसानों के ऊपर गाड़ियां। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव महेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया हम्माम वाहिद तमाम बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तो छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, और 2017 में बीजेपी को 46 सीटें मिली थी। तो सवाल यह क्या इस बार 2017 की तरह वापसी कर पाएगी बीजेपी? क्या कांग्रेस अपनी स्थिति सुधार पाएगी? क्या कुछ होगा ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन कल इन 10 जिलों की 57 सीटों के 276 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। यूपी में आखिरी चरण के चुनाव के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत से प्रचार करने में जुट गए हैं, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनभद्र में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि दशकों बाद आज बिरसा मुंडा सहित अनेक जनजातियां, सेनानियों, क्रांतिवीरों के योगदान को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पहचान दी है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ सोनभद्र के किसानों को मिला है। अकेले सोनभद्र जिले में 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में 350 करोड़ रुपए से भी अधिक की रकम जमा हो चुकी है। भाइयों और बहनों, देश की आजादी और देश के विकास में हर योगदान को आज सम्मान दिया जा रहा है। दशकों बाद धरती आबा बिरसा मुंडा सहित अनेक जनजातीय सेनानियों, क्रांतिवीरों के योगदान को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पहचान दी है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। देश भर में 10 जनजातीय संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की हर जरूरत का ध्यान
हमारी सरकार रख रही है। पहले की सरकारें सिर्फ 8 या 10 वन उपजों पर एमएसपी दिया करती थी। आज हमारी सरकार करीब करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। लगभग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने देश के लाखों जनजातीय परिवारों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ भी इन क्षेत्रों के किसानों को मिला है। सिर्फ सोनभद्र के, आपको ये सुनकर के आनंद होगा, छोटे किसानों के लिए हमारी सरकार कितना काम करती है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूं। अकेले सोनभद्र जिले में 2 लाख किसानों से, 2 लाख से भी अधिक, 2 लाख से अधिक किसानों को उनके परिवार के खाते में अभी तक 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा रकम यहां के 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जमा हो चुकी है। कोई कटकी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा दिल्ली से भेजता हूं, सारे के सारे पैसे आपके खाते में जमा हो जाते हैं। ऐसी योजना है, यूं ही निर्बाध चलती रहे। इसके लिए इन खनन माफियाओं को, इन गौर परिवारवादियों को पूरी ताकत से रोकना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। भाइयों और बहनों, और अब बात करते हैं हरदोई की। नेशनल और किशोर गुटखा बनाने वाले अवस्थी जर्दा भंडार के घर और 10 प्रतिष्ठानों पर बुधवार की सुबह आयकर की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इससे शहर के व्यापारियों में हड़कंप मचा है। किशोर और नेशनल गुटखा के मालिक सुधीर अवस्थी और प्रवीण अवस्थी के यहां अभी भी छापेमारी के साथ पूछताछ चल रही है। गुटखा कारोबारी के घर, गोदाम, फैक्ट्री, मैरिज हॉल सहित 10 से अधिक प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची। कर्मचारियों और परिजनों से गहन पूछताछ जारी है। हरदोई के कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के नगहेटा रोड पर है
गुटखा कारोबारी का मुख्य साम्राज्य और कार्यालय शहर के सभी ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप मचा है। जर्दा व्यापारी के घर हो रही छापेमारी से जिले के अन्य बड़े व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति मची है। छापेमारी करने वाली टीम ने फिलहाल कोई भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं की। गौरतलब है कि इससे पहले भी कोरोना काल में व्यापारी के यहां अवैध रूप से गुटखा बेचने को लेकर छापेमारी हुई थी। एक बार और व्यापारी के यहां जीएसटी में हेराफेरी को लेकर छापेमारी हो चुकी है। जिले के यहां जर्दा व्यापारी हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। आए दिन इनके यहां छापेमारी की कार्रवाई चलती रहती है। यूपी के मुजफ्फरनगर में फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया, जहां कुट्टू के आटे से बना खाना खाकर दर्जनों लोग बीमार हो गए। मुजफ्फरनगर के अलग अलग मोहल्लों से दर्जनों लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ। सभी को मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।